आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो भारत के इतिहास को जीवंत कर रहे हैं। थिएटर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब ये बड़े पर्दे पर 17वीं सदी के संगीत और संस्कृति को लेकर आ रहे हैं। आइए करते हैं खास मुलाकात पद्मश्री मोहम्मद अली बेग साहब से। भारत की शास्त्रीय कलाएं, भारत की कला संस्कृति आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है उन कला साधकों को जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं इन कलाओं के संरक्षण के लिए। ऐसे ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बेहद युवा पद्म पुरस्कार विजेता हैं, पद्मश्री से सम्मानित है मोहम्मद अली बेग साहब आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी न्यूज़ पर इस खास बातचीत के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपको कला विरासत में मिली, लेकिन उस विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। आपके पिता द्वारा आपको जो विरासत मिली, इस संस्कृति को और इस थिएटर से जुड़ी जो आपको कलाएं आपने सीखी, क्या सबसे पहली आपकी जो पहचान थी, थिएटर से बात करें या कला के किसी भी रूप से, वो हुई जो सबसे पहली पहचान? देखिए, पैदाइश मेरी थिएटर के परिवार में हुई। पिताजी खादर अली बेग साहब रिवर्ट प्ले राइट थे हिंदुस्तानी 1970 और 80 में। और बचपन से ही हम ग्रीन रूम और विंग्स, ये सारा हमारा खेल का मैदान कहिए, ये था। और डाइनिंग टेबल पे जब बैठे हों तो वहाँ शेक्सपियर, मोलियर, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, यही बातें हुआ करती थी। तो एक माहौल था जिससे अपनी संस्कृति, अपनी हेरिटेज जिसे कहते हैं आप, मिरास उर्दू में, उसकी अहमियत जानने का मौका मिला। अब बचपन में, लड़कपन में तो उतनी तमीज़ होती नहीं है और उमूमन होता ही है कि आप जिस विरासत में माहौल में बड़े हो रहे हो उससे थोड़ा उगता भी जाते हैं। हैदराबादी में एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उस तरह। सो मुझे थिएटर से लगाव उतना नहीं था जितने मेरे बड़े भाई को था, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए बाद में। तो मैं थिएटर से हट के एडवर्टाइजिंग फिल्म्स में गया और फिर फीचर फिल्म्स में आया, फिर वापस थिएटर में आया। एक परंपरा है, लेगेसी है। लोग सोचते हैं कि ये हर सब कुछ सिल्वर प्लेटर पे मिला, लेकिन ये एक बोझ भी होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, और आसान नहीं होता उन एक्सपेक्टेशंस को भी उस पर भी खरे उतरना। लेकिन इसके बावजूद आपको एक सिंगल हैंडेडली हेरिटेज थिएटर को रिवाइव करने का आपको श्रेय दिया जाता है, आपको उसका जनक माना जाता है, हेरिटेज थिएटर को दोबारा जीवित करने के लिए। किस तरह से देखते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। आपने भी इसे मिशन की तरह लिया और फिर इस पे काम किया। इसका श्रेय जाता है पिताजी को, खादर बेग साहब को। जैसे मैंने कहा, उनकी थिएटर देख के मेरी शुरुआत हुई, मैं बड़ा हुआ। मेरे लिए वही एक विश्वविद्यालय रहे हैं थिएटर के, कला के। उनका काम इसी तरह हुआ करता था, खिलों पे और महलों में कुतुब शाही, आसफ जाही, राजपूत डायनास्टी को स्टेज पे लाना, उनकी ज़िंदगी को पर्दे पर, स्टेज पर, रंगमंच पर पेश करना। उसी इन्फ्लुएंस से मैं जब वापस थिएटर में आया तो मेरा कंफर्ट लेवल वही था, कंफर्ट जोन जिसे कहा जाता है, हेरिटेज या हिस्ट्री, इतिहास से जुड़े हुए। और बचपन इसमें गुजरा तो हम देखते थे किस तरह के कॉस्ट्यूम बनते रहे, किस तरह के सेट, किस तरह के तलवार, भाले, बर्चे बनते हैं। ये एक तरह से हमारे लिए, हम बच्चों के लिए खिलौने भी थे। और जब बड़े होकर थिएटर में ये बनाने का एक मौका आया तो ये बड़ी एक ईज़ी चीज़ हो गई। मतलब इस तरह से कि जो बचपन का खेल था, मानिए, अब वो एक आपका प्रोफेशन बन चुका है। और उसको मैंने अपनी काबिलियत के मुताबिक आगे बढ़ाया। जब पद्मश्री का सम्मान नसीब हुआ, तब उसी वक्त मैंने राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को जब उन्हें कंधे पर हाथ रख के कहा कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, मैंने कहा सर ये मेरा नहीं है, ये दिस बिलोंग्स टू माय फादर। मैं सिर्फ एक कुरियर बॉय हूँ जो दिल्ली से हैदराबाद से ले जा रहा हूँ। और यही मेरा मानना रहा कि आप जहाँ कला की सेवा करते हैं, इतिहास से जुड़े हुए, तारीख से जुड़े काम करते हैं, वहाँ हमें ज़रूरी है कि अपने बुज़ुर्गों की
इज्जत या बुजुर्गों का सबक जो हमें मिलता है उसका सम्मान करें। जब कोई थिएटर का मंझा हुआ कलाकार बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर आता है, कैमरे के आगे आता है, तो क्या उसकी कश्मकश होती है या कितना मज़ा आता है या फिर उस समय कितना चैलेंजिंग होता है? एक्टर के लिए सारे मीडियम चैलेंजिंग होते हैं। फिल्म बड़ा टेक्निकल मीडियम है, माध्यम है। रंगमंच बहुत ही इंटेंस माध्यम है। वही एक माध्यम है जहाँ एक कलाकार या अदाकार कसौटी पे उतरता है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें तो जब आप थिएटर कर चुके हैं इतने साल दुनिया भर में, दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो कैमरे के सामने आना थोड़ा आसान हो जाता है और थोड़े कॉन्फिडेंस से आप आ जाते हैं कि भाई वहाँ तो हम घंटा डेढ़ घंटा अकेले स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और जब ऑडियंस सामने होती है, लेकिन यहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं नाचने गाने के अलावा। ये थिएटर एक्टर को थोड़ा सा अचंभा रहता है कि भाई वी आर एक्टर्स और ये नाच गाना स्टंट्स वगैरह थोड़े से उसमें महारत होती नहीं है हमारी। लेकिन संगीत आपकी नई फिल्म का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाँद तारा एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के साथ एक बार फिर मोहम्मद अली बेग साहब दर्शकों के बीच आ रहे हैं। थोड़ा इस फिल्म के बारे में बताइए, कितनी मेहनत गई इस फिल्म में? किस कॉन्सेप्ट के साथ, सपने के साथ इस फिल्म की शुरुआत हुई और क्या कुछ दर्शक इससे एक्सपेक्ट करेंगे? सालों पहले एक प्ले किया था हमने, तारामती द लेजेंड ऑफ एन आर्टिस्ट करके, इसी सब्जेक्ट पर। 17वीं शताब्दी में तारामती नाम की दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज्य जहाँ था, हैदराबाद पहले गोलकुंडा कहलाता था, वहाँ एक तारामती नाम की एक लेजेंडरी सिंगर थी, जिसकी याद में एक 300 साल 350 साला इमारत वहाँ पे है, तारामती बारादरी करके। पहली बार जब मैं वो बारादरी उस इमारत को देखा तो जहन में ये आया कि देखिए ताजमहल बनाया गया एक शहंशाह ने बनाया अपनी बेगम के लिए, जो महारानी थी, क्वीन थी। चार मीनार बनाया गया कुली कुतुब शाह जो रूलर थे भागमती के लिए। मतलब आपके किसी परिवार या लव इंटरेस्ट के लिए ये बनाई गई थी उनकी याद में। तारामती बारादरी बनाई गई है एक कलाकार की याद में, उनकी स्मृति में, जो न सुल्तान की बेगम थी न माशुका। तो मतलब सुल्तान भी एक शायर थे, अब्दुल्ला कुतुब शाह, जो छठे सुल्तान थे कुतुब शाही डायनास्टी के, गोलकुंडा राज के। तारामती की याद में, उनकी शान में एक इमारत बनाई गई जो आज हम देख रहे हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और चाँद तारा हमें उस दौर में ले जाता है, उस बीते हुए दौर में ले जाता है। वो कैसा मुमकिन हुआ कि उसी दौर को, उस नॉस्टैल्जिया को, उसी एम्बियंस को रिक्रिएट करना। और हम देखेंगे जो दक्षिणी भारत का जो दक्षिण है या आपका हैदराबादी संस्कृति, उसकी भी बहुत ही खूबसूरत झलक इस फिल्म में दिखा रहे हैं आप। कैसे उसे कैप्चर करना कैमरे पर और उसको पोर्ट्रे करना, ये भी आपके लिए एक बड़ा काम था। चैलेंज होता है जब आप पीरियड सब्जेक्ट लेके उतरते हैं रंगमंच पे या पर्दे पर, क्योंकि हर चीज़ को रिसर्च करनी पड़ती है बनिस्बत आजकल के आप मॉडर्न कंटेम्प्रेरी स्टोरीज़ करें तो मेरे साथ ये होता है कि हर चीज़ ऑथेंटिक होना ज़रूरी है। और निर्देशक होने के बावजूद मेरा मानना ये है कि हर डिपार्टमेंट में, थिएटर और फिल्म के, एक निर्देशक का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, चाहे वो डेकर आर्ट हो या कॉस्ट्यूम हो या म्यूज़िक हो। परफॉर्मेंसेस में तो आपका इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, तो हर चीज़ रिसर्च की जाती है। और चाँद तारा के लिए हमने ना सिर्फ कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, डेकर आर्ट रिसर्च किया, बल्कि क्योंकि ये एक म्यूज़िक बेस्ड है, ये गायिका हैं, सुल्तान खुद एक शायर थे, तो बड़ी पोएटिक लिरिकल फील हमने दी है इस फिल्म को। आपने देखी होगी इस ट्रेलर में, गाने हैं बड़े अच्छे। तो ये भी रिसर्च करना ज़रूरी था मेरे लिए कि उस ज़माने में 17th सेंचुरी में किस किस्म के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते होंगे, कौन सी राग उस ज़माने में पॉपुलर थी, गायिका गाते थे। कई राग ऐसे हैं जो 17वीं सेंचुरी के बाद आए, कई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बाद में आए। माना ये जाता है कि हर मुसलमान राजा के दरबार में कथक नचाया जाता था, ये सही नहीं है। हर उस दरबार में सरोद बजाया जाता था, ये ज़रूरी नहीं है।
बाज़ डांस फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस 17वीं सेंचुरी में था नहीं। कुचिपुड़ी खुद आया बाद में। आंध्र नाट्यम नाम का एक आर्ट फॉर्म था, डांस फॉर्म। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने एक गांव कुचिपुड़ी नाम का गायिकाओं के लिए दे दिया था ताकि वो बेघर ना रहे, क्योंकि वो कनौसर थे आर्ट के, खुद कला को परखने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले, बढ़ोतरी करने वाले थे। उन्होंने कुचिपुड़ी नाम का एक गांव दे दिया। तो उसके बाद यहाँ जो भी मतलब वहाँ से डांसर निकलते हैं, आर्ट फॉर्म खुद कुचिपुड़ी के नाम से मशहूर हो गए, जानने लगा। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है, चैलेंजिंग तो होता है, और मेरे लिए थिएटर में अगर इन चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े तो मेरे लिए थिएटर नहीं है। बहुत शुरुआत से ही आपने संस्कृति को समझा, अपनी जड़ों से जुड़े रहे और अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाने का आपका एक प्रयास रहा। किस तरह से देखते हैं, ऐसी भी क्या चीज़ है जो अब और, क्योंकि हैदराबादी थिएटर को रिवाइव आपने किया, आज हम देख रहे हैं कि थिएटर को भी दर्शक मिलने लगे हैं और उसकी ज़मीन मजबूत हो रही है, और क्या अब आगे की राह देखते हैं, किस तरह से और आप एक कला साधक के रूप में अभी भी क्या चीज़ है जो आपको चैलेंज करती है और आप चाहते हैं कि ये भी मुझे करना है? जैसे मैंने कहा, एक सेकेंड जनरेशन थिएटर एक्सपोनेंट हूँ मैं। मुझे इस बात का अच्छा अंदाज़ा है कि होल इन द पॉकेट क्या होता है, थिएटर किस तरह की जाती है, थिएटर करने वालों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आज जब मैं थिएटर करता हूँ तो एक इस एजेंडा से करता हूँ कि थिएटर करने वाले बेचारे ना कहलाए। जितनी डिग्निटी, जितनी इज्जत एक क्लासिकल म्यूजिशियन को, या एक रॉक म्यूजिशियन को, या एक आईपीएल प्लेयर को, या एक मूवी स्टार को होती है, उतनी ही इज्जत, उतना ही स्टेटस एक थिएटर करने वाले को मिले। युवा पीढ़ी का रुझान देख रहे हैं आप? क्या वो सहमत है? एक अच्छी बात ये होती है कि ऑडियंस में मेरे 1000-1200 लोग तो आ ही जाते हैं। 16 साल से लेकर 70 साल तक की ऑडियंस होती है। मेरा हमेशा यही सोचना रहा कि भाई जो 40-50 के ऊपर का दर्शक गण है, वो तो थिएटर में इनिशिएटेड है। शेक्सपियर पढ़े होंगे, बर्नार्ड शॉ पढ़े होंगे, कालिदास पढ़े होंगे, तेंदुलकर, सरकार सभी पढ़े होंगे, लेकिन जो 14, 16, 18 साल के, वो थिएटर आगे ले जाएंगे कैसे? तो मेरी थिएटर में काविश यही रही है, प्रयत्न यही रहा कि मैं उनको पिच करूं ताकि थिएटर का फ्यूचर हो, भविष्य हो। ये नहीं कि हम सीनियर लोगों के लिए थिएटर कर रहे हैं और एक 12-15 लोग वाह वाह करें और फिर यंगस्टर्स अपने टिकटॉक और इस पर रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है थिएटर बनाने वालों को, फिल्म बनाने वालों को, कि वो ऑडियंस की इज्जत करें। ये सोचें कि आज अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा आपका प्ले देखने के लिए लोग 2-2.5 घंटे रोड पे गुजारते हैं वेन्यू पहुंचने के लिए, तो वहाँ उनका कोई टेक अवे होना चाहिए। और ये डिग्निटी एक थिएटर प्रैक्टिशनर के लिए मेरा एक ख़ास प्रयत्न रहा है लाऊं, और टचवुड कुछ हद तक हम कामयाब हुए। काफ़ी यंगस्टर्स देखने आते हैं। एक जगह जहाँ लोग आके, हम बड़ा फेस्टिवल करते हैं हैदराबाद में, खादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल, बाबा की श्रद्धांजलि के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, जो 20वें साल में अनस्टिंटेड, कोविड के 2 साल भी हम करते रहे लाइव। यहाँ एक तरह की ऑडियंस होती है जो आके कहती है कि बेग साहब, ये हमारा 10वां साल है, या 12वां साल है, या 15वां साल है। दूसरी तरफ लोग आके कहते हैं कि सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव वॉच्ड थिएटर। पर आपको ये भी लगता है कि इतने जब आजकल टेक्निक आ गई है, ओटीटी, जितने अलग अलग मीडियम्स आ गए हैं, थिएटर को लेकर लोगों का रुझान बना रहेगा? उसको लेकर जो उसका प्यार है वो ख़त्म नहीं होगा? शौकीन है वो तो आएंगे थिएटर देखने। अब देखिए आप, जो ट्रेलर आपने देखा है, जो फिल्म देखा है, बेसिकली थिएटर के लोग हैं उसमें, सारे एक्टर्स, बैक स्टेज को सारा थिएटर का है। उसका प्रेमाइज एक थिएटर है, उसका रिस्पॉन्स आपने देखा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ टचिंग होती है, आपके मन को छुए, आपके दिल को छुए, वो हृदय को भाए, फ़र्क नहीं पड़ता किस माध्यम का है, और जो लोग वाक़ई नाटक देखना चाहेंगे वो तो आएंगे, देखेंगे, भले कितने और मीडिया वहाँ हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने, समय निकालने के लिए। यकीनन ये कलाकार ऐसे हैं जिनकी यात्रा अभी भी जारी है।
इन्होंने माध्यम बदला लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहे और कला के प्रति जो इनका समर्पण है, जो प्रेम है, वो आज भी हम देख सकते हैं और यही वजह है कि मोहम्मद अली बेग की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो हमारे लिए बेहद प्रेरणादायक हो जाता है।